एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक फिंगरप्रिंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और आप 2025 के एग्जाम में भी 5 से 10 एमसीक्यू इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अभी हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जब मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको मैं और बता दूंगी कि कौन कौन से एरिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, सो फिंगरप्रिंट्स के बारे में आप सभी को पता है कि फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। हम सबको पता है कि जो हमारे फिंगर्स में इंप्रेशन होता है, जो पैटर्न्स होते हैं, जो डिजाइन होता है, उसे हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं। आप सबको ये भी पता है कि बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं। किसी भी दो इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते, सिमिलर नहीं हो सकते, ये सभी को पता है। जब कभी भी आपने कोई भी ड्रामा देखा होगा या फिर कोई भी ऐसी मूवी देखी होगी, कोई वेब सीरीज देखी होगी जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड है, तो उसमें हमेशा फिंगरप्रिंट को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है। जब कभी भी आपने सीआईडी देखा होगा, बचपन में तो 100% सीआईडी देखा होगा, तो उसमें भी हर एक ऑब्जेक्ट को इस नजरिए से हम देखते थे कि हो सकता है कि इसमें फिंगरप्रिंट हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिंगरप्रिंट ना मेजरली 3 तरीके के होते हैं। एक और क्लासिफिकेशन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, बट मेजरली हम 3 तरीके की फिंगरप्रिंट डिस्कवर करते हैं क्राइम सीन से, जिसे हम कहते हैं लेटेंट, पेटेंट एंड प्लास्टिक। यहां से ना कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं कि लेटेंट फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, पेटेंट फिंगरप्रिंट क्या होते हैं और प्लास्टिक फिंगरप्रिंट क्या होते हैं। तो देखो, जो प्लास्टिक फिंगरप्रिंट होते हैं वो 3D फिंगरप्रिंट होते हैं। 3D फिंगरप्रिंट मतलब अगर कोई वैक्स जैसा स्ट्रक्चर है तो उसमें अगर आपकी फिंगरप्रिंट आएगी तो वो 3D आएगी, मतलब 3D इमेज बनेगी, आप उसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। पेटेंट फिंगरप्रिंट क्या होते हैं? ये विजिबल फिंगरप्रिंट्स होते हैं। विजिबल फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये वाला डायग्राम देखो, आपको दिख रहे हैं ना ये फिंगरप्रिंट। तो ये पेटेंट फिंगरप्रिंट है। ये किसी भी पेंट से बन सकते हैं, ब्लड से बन सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपका हाथ कलर्ड है तो बन सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सरफेस है जहां पे डस्ट है तो भी पेटेंट टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट बनते हैं, जो कि विजिबल हो, आपको नॉर्मल आई से दिख रहे हैं। प्लास्टिक प्रिंट्स क्या होते हैं? वैक्स स्ट्रक्चर में, सोप वाले स्ट्रक्चर में, किसी भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर में अगर कंप्लीट फिंगरप्रिंट, धसा हुआ फिंगरप्रिंट, 3D फिंगरप्रिंट मिलता है तो उसे हम प्लास्टिक फिंगरप्रिंट कहते हैं। फिर आता है लेटेंट। ठीक है, लेटेंट फिंगरप्रिंट कैसे होते हैं? ये इनविजिबल होते हैं। ये इनविजिबल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। इनको क्या करना पड़ता है? इनको डेवलप करना पड़ता है। अब देखो, मैंने ये स्टाइलस पकड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने किस तरीके से स्टाइलस को पकड़ा हुआ है? इस तरीके से स्टाइलस पकड़ा हुआ है। मेरा पूरा का पूरा थंब, मेरी फर्स्ट फिंगर एंड मेरी मिडिल फिंगर ग्रैब करके रखा हुआ है इसने। तो मेरी तीनों ही फिंगर का फिंगरप्रिंट स्टाइलस में आ गया होगा। पर जब मैं इसे ऐसे करूं तो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये लेटेंट टाइप का फिंगरप्रिंट है। हालांकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्वेटी है, मतलब ये मेरे बचपन से ही ये कैरेक्टरिस्टिक है मुझ में कि मुझे हाइपर हाइड्रोसिस है। जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ में पकड़ती हूँ तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। समटाइम जो भी चीज़ें मैंने पकड़ी वो गीली हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ये कोई डिजीज़ नहीं है, बस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइड्रोसिस का क्या मतलब होता है? वाटर को हम हाइड्रो के वर्ड से कहते हैं, बट बेसिकली जिसमें एक्सेसिव स्वेट जनरेट होता है हैंड्स में और फीट में, उसे हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। और मैं किसी भी रैंडम सरफेस को भी टच करती हूँ तो मेरा फिंगरप्रिंट वहां पे 100% डिपॉजिट हो जाता है। क्या ऐसा फिंगरप्रिंट डिपॉजिट होता होगा? लेटेंट फिंगरप्रिंट डिपॉजिट होता होगा। बहुत सारे लोग जिनके हाथों में स्वेट कम जनरेट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके फिंगरप्रिंट्स बहुत ही हल्के होते हैं। जिनमें ज्यादा स्वेट जनरेट होता है, बहुत प्रोमिनेंट फिंगरप्रिंट बनते हैं, मतलब लेटेंट फिंगरप्रिंट बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के फिंगरप्रिंट समझ में आ गए। अब हमें ये पता ही है कि फिंगरप्रिंट क्या होते हैं। फिंगरप्रिंट हमारे हैंड्स में जो फरोज होते हैं, जो रिजेस, बेसिकली जो लकीर की डिजाइन चल रही होती है ना, इन्हें हम कहते हैं फरोज या फिर रिजेस। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, दीज आर रिजेस, इनको हम रिजेस कहते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? 2 रिजेस के बीच में एक उठा हुआ पोर्शन रहता है और एक धसा हुआ पोर्शन रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? माउंटेन एंड वैली। ठीक है, समझने के लिए मैं बता रही हूँ। और यही ही उठे हुए और धसे हुए जो इंप्रेशंस होते हैं वो रिजेस बनाते हैं, और यही रिजेस सब यूनिक प्रिंट्स क्रिएट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। ठीक है,
अब स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स क्या कहलाती है? डेक्टाइलोग्राफी कहलाती है, डेक्टाइलोस्कोपी कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। डेक्टाइलोग्राफी या डेक्टाइलोस्कोपी किसे कहते हैं हम? स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट। ठीक है, अब एक और टर्म आता है डर्मेटोग्राफिक्स। ठीक है, डर्मेटोग्राफिक्स क्या होता है? इट इज दी स्टडी ऑफ रिज पैटर्न। और जब आप स्किन रिलेटेड चीजें पढ़ते हो, जो हमारी रिजेस है, जो हमारे फिंगरप्रिंट है, वो हमारी स्किन में है, आउटर सरफेस में है, तो ये डर्मेटोग्राफिक्स किसकी स्टडी होती है? आपकी स्किन सरफेस की स्टडी होती है, रिजेस की स्टडी होती है। डर्मेटोग्राफिक्स एंड डेक्टाइलोस्कोपी अलग अलग है। डेक्टाइलोस्कोपी इज स्पेसिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, जो डर्मेटोग्राफिक्स है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। अगर आपको कभी भी कोई स्किन डिजीज होती है तो आप किसके पास जाते हो? डर्मेट के पास जाते हो, है ना? सो डर्मेट कौन होते हैं? जो आपकी स्किन डिजीज को डील करते हैं, जो स्किन में कोई भी इंफेक्शन है, जो स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डर्मेट हील करता है, डर्मेट आपका इलाज करता है। तो डर्मेटोग्राफिक्स क्या होता है? स्किन से रिलेटेड अगर आप पैटर्न्स या स्किन से रिलेटेड कुछ भी चीजें आप पढ़ते हो, साइंटिफिक स्टडी, बेसिकली इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोग्राफिक्स। और अगर हम स्पेसिफाई करें फिंगरप्रिंट्स को तो इट इज डेक्टाइलोस्कोपी। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन में यही लिखा हुआ है कि हमारे हैंड्स पे जो प्रिंट है यूनिक होते हैं। इवन हमारे फुट में जो हमारा तलवा होता है, वहां पे भी पैटर्न्स होते हैं, वो भी यूनिक पैटर्न्स होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ज्यादा स्टडी हैंड प्रिंट्स में हुई है, मतलब फिंगरप्रिंट्स में हुई है। वैसे हर एक, मतलब जो हमारा प्लांटर सरफेस है, जो हमारा पाल्मर सरफेस है, दोनों में ही ये यूनिक प्रिंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी है, आई थिंक वो नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, रिजेस समझ में आ गया? रिजेस क्या होते हैं? देखो, बैकग्राउंड में भी फिंगरप्रिंट है, तो ये जो आपको उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये जो पैटर्न्स, ये जो लकीरें पैटर्न्स क्रिएट करती हैं, इनको हम रिजेस कहते हैं। ये यूनिक वे में फ्लो होते हैं हमारी स्किन के ऊपर और ये पैटर्न्स जनरेट करते हैं, जिसे हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। अब फ्रिक्शन रिजेस क्या होते हैं? अच्छा, ये रिजेस हमारी फिंगर में क्यों है? हमारा क्या काम है? क्यों है हमारी फिंगर में? सो जो हमारी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो रिजेस जो होती है हमारी हर एक चीज को पकड़ने में हेल्प करती है। अगर मैंने कोई चीज पकड़ी है तो फ्रिक्शन जनरेट करके उसे अच्छे से होल्ड करने में हमारी मदद करती है। फिंगरप्रिंट साइंस इज बेस्ड ऑन द वंडरफुल स्किन कॉल्ड फ्रिक्शन स्किन। इसी वजह से फ्रिक्शन स्किन हमने बोला, फ्रिक्शन की वजह से ही आप किसी चीज को अच्छे से पकड़ पाते हो, ग्रैब कर पाते हो। सर्फेस ऑफ पाम इंक्लूडिंग thumb and fingers and sole of the feet that is covered with friction skin consist of elevated lines, जिसको हम ridges कहते हैं। Ridges appear on the fetus. Ridges appear on the fetus between 6 weeks to 2 months. 6 weeks to 2 months जो ridges होती हैं वो कब generate हो जाती है? जब कोई भी बच्चा अपनी मदर के वूम्ब में होता है, जब वो बच्चा फीटस होता है, जब डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उस बच्चे का, तब 6th वीक में ये रिजेस जनरेट हो जाते हैं और 2 मंथ्स तक कंप्लीटली फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। ठीक है, और 4 मंथ्स तक, 2 से 4 मंथ्स तक। ठीक है, 2 से 4 मंथ्स, क्योंकि बीच में वो फेड भी होते हैं, फिर से डेवलप हो जाते हैं। इनका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, मैंने इसकी क्लास में भी यूट्यूब में ली हुई है कि किसी भी फीटस में फिंगरप्रिंट्स कैसे डेवलप होते हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो बहुत साल पुरानी है तो थोड़ा सा आपको मेरी वॉइस डिफरेंट लगेगी उसमें, बट स्टिल मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से फीटस में फिंगरप्रिंट्स जनरेट होते हैं। जो फिंगरप्रिंट है फीटस में 6 वीक्स में आना शुरू हो जाते हैं और 2 महीने से लेकर 4 महीने तक कंप्लीटली बन जाते हैं और ये थ्रू आउट लाइफ अब चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी नेचुरल जो बिल्ड होता है किसी भी चीज को होल्ड करने का, ग्रैब करने का, उसमें हमारी मदद करते हैं। हमारे हाथ को ल्यूब्रिकेटेड रखते हैं, मतलब जो स्वेट आता है। इसके अलावा हमारी स्किन सरफेस को कूल रखने का भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंट। देखो, फिंगरप्रिंट के ना 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला, अ फिंगरप्रिंट इज एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्या है? अ फिंगरप्रिंट पैटर्न विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर द लाइफ। थर्ड है, फिंगरप्रिंट हैव सम जनरल पैटर्न्स जिसकी वजह से हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं रिलेटेड टू फिंगरप्रिंट्स, हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। मतलब क्योंकि ये थ्रू आउट लाइफ सेम होते हैं किसी भी इंसान के, तो अगर आपको कहीं पे फिंगरप्रिंट मिला है वो ये प्रूव करते हैं कि उस इंडिविजुअल का लेना देना है उस चीज से।
है ना, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपने फोरेंसिक में एक लॉ भी पढ़ा है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, उसमें यही बोला था हमने कि चाहे कोई भी चीज नेचुरल हो या मैन मेड हो, उनमें कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ह्यूमंस में फिंगरप्रिंट्स आर द एब्सोल्यूट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर हम डीएनए की भी बात करें, डीएनए भी इंडिविजुअल होता है, बट एक केस ऐसा होता है जिसमें डीएनए शेयर करते हैं, वो होता है आइडेंटिकल ट्विन का केस। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स में भी सेम फिंगरप्रिंट पैटर्न्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है फिंगरप्रिंट का। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? द पैटर्न विल रिमेन अनचेंज्ड। सो जो पैटर्न आपको मिल गया एक बार, मतलब जब आप अपनी माँ के पेट में थे, जब आप 4 महीने के हुए, तो जब से आपको जो फिंगरप्रिंट मिला हुआ है वो थ्रू आउट लाइफ आपकी डेथ तक रहेगा। हो सकता है कि अगर कोई इंजरी हुई या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहां से फिंगरप्रिंट डिस्टर्ब हो जाए, वहां पे एक स्कार रह जाए, और अगर वहां पे कोई इंजरी हुई है तो जब वो इंजरी हील होगी, 2 चीजें हो सकती है, या तो वो इंजरी हील हो जाएगी तो सेम फिंगरप्रिंट पैटर्न डेवलप हो जाएगा, या तो फिर वो इंजरी इतनी डीप है कि वहां पे वो सेम फिंगरप्रिंट पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा है, तो वहां पे एक स्कार रह जाएगा, लेकिन वो भी एक इंडिविजुअल फीचर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बचपन में एक्सीडेंट हुआ है और मेरे थंब का जो एक हिस्सा है उस पर चोट लगी थी और वहां पे डिस्टर्ब फिंगरप्रिंट है, मतलब वहां पे एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ के फिंगरप्रिंट ही साफ हो गए हैं, वापस से डेवलप नहीं हुए क्योंकि चोट थी। मैंने कोई क्राइम करा, ठीक है, अब मेरे वैसे ही डिस्टर्ब्ड यूनिक फिंगरप्रिंट, अगर स्कार भी है तो वो भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, वैसी ही चोट एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे दुनिया की किसी भी दूसरे इंसान में नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने बोला, अगर कोई स्कार है, कोई स्कार मार्क है, किसी भी तरीके की इंजरी है, तो वो भी एक यूनिक इंडिविजुअलिस्टिक फीचर के तौर पे आप फोरेंसिक्स में उसे यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बात पक्की हो गई कि एक इंसान एक ही फिंगरप्रिंट के साथ जन्म लेगा और एक ही फिंगरप्रिंट के साथ मरने वाला है। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? जो फिंगरप्रिंट्स है ना, ये सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब क्या? इनके जो पैटर्न्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि थोड़े सिमिलर भी होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है उसके लिए मैं कह रही हूँ, मतलब अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पैटर्न्स का, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। मेजर क्लासिफिकेशन होता है लूप, वर्ल एंड आर्च, ठीक है। ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं फिंगरप्रिंट के, हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्किन का? ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अच्छा, ये जो रिजेस होती है ना, इनके बीच में छोटे छोटे हमारे स्वेट पोर्स होते हैं, तो जो स्वेटिंग होती है ना, इसी छोटे छोटे पोर से होती है। अच्छा, एक और खास बात आपको बताती हूँ, फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ, फिंगरप्रिंट स्टडी के साथ साथ, ये जो पोर्स है, ये जो आपके स्वेट पोर्स है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी आप इंडिविजुअल का क्लासिफिकेशन, मतलब इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। क्लासिफिकेशन पता नहीं क्यों मैंने बोल दिया, हम फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं गैस, उस वजह से, ठीक है। सो ये जो पोर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी यूनिक होता है, और इसके बेसिस पे भी आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस पे अभी और काम चल रहा है, एंड इट इज अ ग्रेट फील्ड टू रिसर्च ऑन, है ना। इस फील्ड पे आप रिसर्च कर सकते हो। जो पोर डिस्ट्रीब्यूशन है ना फिंगरप्रिंट में, ये भी बहुत अच्छा एरिया है रिसर्च करने का। कभी आप प्लान करो रिसर्च करने का, फिंगरप्रिंट में पीएचडी करने का, तो आप ये टॉपिक चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव वाटर रिटेंशन, देन वी हैव प्रोटेक्शन, सेंसेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ये हमारी स्किन का काम है। स्किन का स्ट्रक्चर आपने कभी ना कभी अपने जूनियर क्लासेस में या अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, अगर आप स्पेसिफिकली बायोलॉजी से रिलेटेड बीएससी आपने करी है। अगर बीएससी फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चे हो तो पढ़ाई है स्किन का डायग्राम, अगर नहीं हो बीएससी फॉरेंसिक साइंस से, दूसरे साइंस से भी हो तो आई अज्यूम कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये हमारा डायग्राम है। हमारी स्किन में छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं, एंड आपको यहाँ पे दिखेंगे पोर्स। ये जो छोटे छोटे पोर हो रहे हैं ना, इसी पोर के डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करी थी, ये भी यूनिक होते हैं। हमारी स्किन ऐसी होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है डर्मिस, एपिडर्मिस। हमेशा एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ये ऊपर वाली लेयर है। देन वी हैव डर्मिस, देन वी हैव हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सब कुछ सस्पेंडेड होता है। डर्मिस आपकी डीप लेयर होती है और एपिडर्मिस आपकी सुपरफिशियल लेयर होती है, ठीक है। नाउ स्किन इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स। हम मेजरली 2 लेयर की यहाँ पे बात करेंगे। पहली लेयर है हमारी एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस, ठीक है।
अब जो डर्मिस है उसको भी हमने 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करा है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है या आ सकता है। तो 5 लेयर कौन कौन से हैं? देन वी हैव स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसीडियम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसियम, स्ट्रैटम बेसालिस। ठीक है, ये 5 लेयर है। इसके बाद फिर डर्मिस शुरू हो जाती है, डर्मिस शुरू हो जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे डर्मिस लेयर की। ठीक है, जो डर्मिस होती है वो डीपर लेयर होती है और यहाँ से ही फिंगरप्रिंट का जेनरेशन होता है। मतलब ये इसी लेयर पे फिंगरप्रिंट का जो पैटर्न होता है उसकी इंफॉर्मेशन है, वी कैन से की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे होते हैं डर्मल पेपिलाई एंड यहाँ से ही फिंगरप्रिंट्स डेवलप होती है। लेट्स से अगर इपिडर्मिस में कट लग गया, चोट लग गई, तो वापस से जब आपका वो जो चोट है, जो इंजरी है वो हील होगी, तो ये जो डर्मल पेपिलरी है वो सेम फिंगरप्रिंट वहां पे रिस्टोर कर देंगे। अगर ये डर्मल पेपिलाई डिस्ट्रॉय हो गए तो वहां पे फिंगरप्रिंट वापस से जनरेट नहीं होंगे, वहां पे कोई भी फिंगरप्रिंट जनरेट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फिंगरप्रिंट दूसरा हो सकता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखो कि किसी भी तरीके की प्लास्टिक सर्जरी से भी फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं किए जा सकते। अगर कोई इंसान प्लास्टिक सर्जरी भी करा रहा है तो उसकी एविडेंसेस भी मिल जाते हैं, सर्जरी के एविडेंसेस भी मिल जाते हैं, तो उस इंसान को हम पकड़ ही लेते हैं जिसने क्राइम करा है। ठीक है, now once the dermal papillae develop in the human fetus, the ridge pattern will remain unchanged throughout the life except to enlarge during growth। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है वो enlarge होता है बट चेंज नहीं होता, सेम रहता है। That's why fingerprint will remain unchanged during individuals lifetime. Each skin ridge is populated with pores leading to sweat glands which perspiration is deposited on the skin। इसकी वजह से ही मस्त फिंगरप्रिंट बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो मैं थर्ड प्रिंसिपल बोल रही थी कि सेम टाइप ऑफ पैटर्न होता है जिसकी वजह से हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उन पैटर्न्स के बेसिस पे हम आर्चेस में क्लासीफाई करते हैं, लूप्स पे क्लासीफाई करते हैं, वर्ल्स में क्लासीफाई करते हैं और कंपोजिट टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट में क्लासिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर्च कैसा होता है। आर्च, लूप, वर्ल और कंपोजिट पैटर्न को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो कंपोजिट पैटर्न्स कैसे होते हैं, मैं पहले यहाँ पे बना देती हूँ क्योंकि उसके इमेजेस मैंने अटैच नहीं करे एज आई रिमेम्बर। ठीक है, सेंट्रल पॉकेट लूप कैसी होती है? ओके, सो लेटरल पॉकेट लूप की बात करें तो ये लूप टाइप का ही होता है। ये ना लूप ही बनाता है लेकिन लेटरल साइड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई फिंगरप्रिंट है, ये लेट्स से फिंगर है, फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये लूप ही बनाता है बट ये साइड में होता है, लेटरल साइड में होता है। एंड इसमें कैसे 2 डेल्टास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक डेल्टा प्रेजेंट है, यहाँ पे एक डेल्टा प्रेजेंट है। इस कोर को हम बोलते हैं डेल्टा। यहाँ पे 2 डेल्टास आपको देखने को मिलेंगे। सो 2 डेल्टास प्रेजेंट होते हैं और एक कोर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ बीच वाला पॉइंट इसको हम बोलते हैं कोर, एंड ये जो 2 कॉर्नर्स में इसे हम बोलेंगे डेल्टा। ठीक है, सेंट्रल पॉकेट लूप कैसे होता है? ये भी लूप होता है बट सेंटर में होता है। ये आपकी अगर फिंगर है तो सेंटर में सिचुएटेड है। इसमें भी आपको 2 डेल्टास देखने को मिलेंगे। लूप बनाता है एंड 2 डेल्टा होते हैं, एक कोर होता है और ये सेंटर में सिचुएटेड होता है। ट्विन्ड लूप कैसे होते हैं? हो सकता है कि यहाँ पे भी इस तरीके के पैटर्न्स हो, इस एरिया में भी। ठीक है, ट्विन्ड लूप कैसे होते हैं? 2 लूप आपस में मिक्सड होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये फिंगर है तो एक लूप इस साइड बना लो, दूसरा लूप इस साइड बना लो, इस तरीके से। तो 2 लूप आपस में मिक्स्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्विन्ड लूप। ठीक है, ये सारे लूप के ही कंपोजिट फॉर्म्स हैं। ठीक है, अदरवाइज अल्नार लूप होता है और रेडियल लूप होता है। तो रेडियल लूप कैसा होता है? रेडियल लूप आपके रेडियल बोन के साइड पे ट्रैवल करते हैं, इस साइड रेडियल बोन के साइड पे ट्रैवल करते हैं, और अल्नार लूप आपके अल्नार बोन के साइड पे ट्रैवल करते हैं। आपको ये पता है कि रेडियल और अर्नाल, आपको ये पता है कि जो रेडियल बोन है और अल्नार बोन है आपके रेडियल अल्नार। तो रेडियल बोन और अल्नार बोन कहाँ पे होती है? रेडियो और अल्ना बोन आपकी थंब के साइड पे होती है और लिटिल फिंगर के साइड में होती है। तो इसी वजह से जिस भी लूप का जो एंड है वो अल्ना की साइड होता है, उसको हम बोलते हैं अल्नार लूप। जिसका रेडियल के साइड पे होता है उसको हम बोलते हैं रेडियल लूप। देन वी हैव आर्च। आर्च ऐसे ही पैटर्न होते हैं, ऐसे उठे उठे से पैटर्न होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेन आर्च। ये बहुत कम लोगों के फिंगर्स में होता है, प्लेन आर्च और टेंटेड आर्च।
इस तरीके से ऐसे ऐसे फिंगरप्रिंट पैटर्न को हम टेंटेंट आर्च की कैटेगरी में डालते हैं। देन वी हैव वर्ल्स। वर्ल पैटर्न कैसे होते हैं? वर्ल पैटर्न कितने तरीके के होते हैं? देखो वर्ल पैटर्न में भी वी हैव प्लेन वर्ल, वी हैव स्पाइरल वर्ल एंड वी हैव कॉन्सेंट्रिक वर्ल। तो प्लेन वर्ल तो इस तरीके से दिखता है, देखो इस तरीके का, दिस इज प्लेन वर्ल पैटर्न। ठीक है, प्लेन वर्ल पैटर्न ऐसा होता है, इसमें भी एक कोर दो डेल्टा होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डेल्टा है, ये डेल्टा है और दूसरा डेल्टा यहाँ पे है। ठीक है, ये दो डेल्टा है, एक कोर है, ये नॉर्मल लूप है, प्लेन सॉरी लूप बोल दिया मैंने, ये नॉर्मल वर्ल है मतलब प्लेन वर्ल है। ये वाला जो वर्ल पैटर्न है ये है आपका स्पाइरल वर्ल पैटर्न, जिसमें देखो पूरा का पूरा स्पाइरल जैसा दिख रहा है ना पैटर्न, इस वजह से हमने इसको स्पाइरल बोला। और एक कॉन्सेंट्रिक टाइप का भी होता है। अब इसे समझने के लिए मैंने ना दूसरा डायग्राम लगाया है, क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रिक टाइप का फिंगरप्रिंट पैटर्न नहीं मिला। तो कॉन्सेंट्रिक फिंगरप्रिंट पैटर्न ऐसा होता है, और ये तो स्पाइरल का एग्जाम्पल है। स्पाइरल में इस तरीके का गोल 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 रिजेस होंगी, और कॉन्सेंट्रिक में इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे ज्यादा लोगों के फिंगर्स में लूप फिंगरप्रिंट होते हैं, और एक खास मैं बताती हूँ, मेरे हाथों में भी लूप पैटर्न ही है। आप जब ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम लोगों के फिंगरप्रिंट्स लूप टाइप के ही होंगे। तो यूनिकनेस क्या है? इसमें छोटे छोटे यूनिक फीचर्स होते हैं। जो लूप पैटर्न है ना, उसमें भी अलग अलग लोकेशन पे यूनिक फिंगरप्रिंट पैटर्न्स रहते हैं। पैटर्न्स तो आपका लूप है, बट जो यूनिक फिंगरप्रिंट माइन्यूशियाज होते हैं, माइन्यूशिया के बारे में मैं अभी आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगी, वो आपके फिंगरप्रिंट को एक्सट्रीमली यूनिक बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरल क्लासिफिकेशन के बाद भी इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, आप सभी मेरे लूप पैटर्न्स है, कुछ फिंगर्स में लूप है, कुछ फिंगर्स पे दूसरे पैटर्न्स है। तो हो सकता है कि आपके पांचों फिंगरप्रिंट के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हों। ऐसा नहीं कि अगर एक में लूप प्रेजेंट हो तो चारों उंगलियों में लूप पैटर्न्स होंगे, अलग अलग पैटर्न्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोगों में लूप पैटर्न होता है, फिर वर्ल होता है, एंड आर्च सबसे ज्यादा कम होता है। जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है 60% डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन में 60% इंडियंस में लूप पैटर्न है, 35% क्या है, वर्ल है, एंड देन 5% जो बन जाते हैं उनमें आर्च है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और रिज कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हो। द रिजेस हैव देयर ओन पर्टिकुलर्स कॉल्ड रिज कैरेक्टरिस्टिक्स और माइन्यूशियाज। सो माइन्यूशियाई बहुत ही छोटे छोटे यूनिक पैटर्न्स होते हैं जो आपके फिंगरप्रिंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एट पर्टिकुलर लोकेशंस। सो इसकी वजह से आपका फिंगरप्रिंट यूनिक बन जाता है। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो रिज टर्मिनेशन, सो अगर रिज कहीं पे रैंडमली टर्मिनेट हो रही है तो दिस इज रिज टर्मिनेशन। वो किसी भी फिंगरप्रिंट में हो सकते हैं, आपकी फिंगरप्रिंट में हो सकते हैं, मेरी फिंगरप्रिंट में हो सकते हैं, बट हम दोनों के फिंगरप्रिंट में अगर रिज टर्मिनेशन है तो वो भी यूनिक होगा। ठीक है, देन दोनों ही स्ट्रक्चर ए है और ये रिज टर्मिनेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव बी, फोर्क और बाइफर्केशन। तो ये दोनों ही बी हैं, ये दोनों को ही हम फोर्क बोल सकते हैं या फिर बाइफर्केशन बोल सकते हैं। देन वी हैव एनक्लोजर और लेक, सी इसको आप एनक्लोजर बोलोगे या फिर लेक बोलोगे। देन वी हैव आइसलैंड, डी इसको आप आइसलैंड बोलते हो, दिस इज आइसलैंड। देन वी हैव शॉर्ट इंडिपेंडेंट रिज, दिस इज शॉर्ट इंडिपेंडेंट रिज। देन वी हैव हुक और स्पोर। अगर इस तरीके का हुक पैटर्न दिखता है तो हम इसे या फिर स्पोर कहते हैं या फिर हुक कहते हैं। देन वी हैव क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर टाइप का पैटर्न है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। ये जो पैटर्न यहाँ पे जो मिडिल में जो पॉइंट होता है उसको हम कोर बोलते हैं। देखो यहाँ पे बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रिज एंडिंग है, ये वाली रिज यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे आइसलैंड भी है, ये देखो ये छोटा सा आइसलैंड है, यहाँ पे डेल्टा है कॉर्नर पे, ये डेल्टा है एंड इसको हम पोर कहते हैं, ये फाइन। सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो कि आप गो थ्रू
कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव डेल्टा। डेल्टा मैं बार बार डेल्टा कह रही हूँ, व्हाट इज दिस डेल्टा? कहीं पे भी जब आपकी जो रिज है वो बाइफरकेट हो रही होती है और जब डाइवर्जेंस, कॉर्नर का डाइवर्जेंस शो होता है और जब इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये क्या है? ये है डेल्टा। ये एक हो सकता है या दो हो सकता है। यूजुअली लूप में एक होता है, वॉल में दो होता है, ठीक है। इसके अलावा बाइफरकेशन हो सकता है, एक अब्रप्ट एंडिंग हो सकती है, कोई डॉट हो सकता है, शॉर्ट रिज हो सकती है, मीटिंग ऑफ टू रिजेस हो सकती है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां पे ये लोकेटेड हो। देन वी हैव कोर। कोर इसके बाद हमें समझना है कोर। कोर क्या है? इट इज द अप्रॉक्स सेंटर ऑफ द फिंगर इंप्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं? कोर, या फिर हम इसे कहते हैं इनर टर्मिनस, ठीक है। देन वी हैव रिज काउंटिंग एंड रिज ट्रेसिंग। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आपको फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो आप रिज काउंटिंग भी करते हो, रिज ट्रेसिंग भी करते हो। रिज काउंटिंग आप लूप टाइप के पैटर्न में करते हो और रिज ट्रेसिंग आप वर्ल टाइप के पैटर्न में करते हो। तो लूप में क्या करना होता है? आपको कोर आइडेंटिफाई करना है, ये कोर है, और आपको एक डेल्टा आइडेंटिफाई करना है। फिर कोर से लेके डेल्टा पे आपको एक इमेजिनरी लाइन क्लिक करनी है, बनानी है, और उस बीच में जितने भी रिजेस आएंगे उसको आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हो, 5 6 7 8 करके काउंट कर सकते हो, ABC में काउंट कर सकते हो। सो इसे हम कहते हैं रिज काउंटिंग। सो इसी बीच में जितने रिज आएंगे उनको ही सिर्फ काउंट करना है, किसी और रिज को काउंट नहीं करना है। इसे हमने बोला रिज काउंटिंग। देन वी हैव रिज ट्रेसिंग। रिज ट्रेसिंग क्या होती है? सो ये जैसे कि मैंने बताया, ये वर्ल पैटर्न में होती है। तो यूजुअली वर्ल्स कैसे होते हैं? ऐसे 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 होते हैं, और तो यहां पे एक क्या है? डेल्टा है, यहां पे एक डेल्टा है, और यहां पे मैंने कोर बनाया, ठीक है। ये दो डेल्टा है, कोर है। तो इसमें आप क्या करते हो? एक डेल्टा से दूसरे डेल्टा तक रिज को ट्रेस करते हो, ठीक है। रिज ट्रेसिंग कैसे करते हो? आप लेफ्ट डेल्टा से राइट डेल्टा की साइड में ट्रेस करोगे, ठीक है। सो लेफ्ट डेल्टा से राइट डेल्टा की साइड में हमेशा हम रिज को ट्रेस करते हैं। रिज ट्रेसिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट दी सेकेंडरी और सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन इन वर्ल्स एंड कंपोजिट पैटर्न्स, ताकि हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सके। जब आप फॉरेंसिक्स में एडमिशन लोगे तब आप प्रैक्टिकल्स में ये सारी चीजें करने वाले हो। आप अपने सारे क्लासमेट्स के फिंगरप्रिंट लेते फिरोगे और ये सारे एग्जामिनेशंस करोगे, बहुत मजा आएगा। सो ये होता है रिज ट्रेसिंग, रिज काउंटिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? ट्रेसिंग, हमने पढ़ा रिज काउंटिंग, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स, स्किन का कंपोजिशन, फिंगरप्रिंट के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। आई होप सारा कुछ आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर में। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, यू कैन पुट दोज इन कमेंट बॉक्स, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBT PG एग्जामिनेशन, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको लेक्चर की शुरुआत में बताना भूल गई। सो यू कैन जॉइन आवर क्लासेस। बाय बाय।